मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम फैलेसी को कंप्लीट करेंगे। हमने कहा था कि हम एक ही क्लास में फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी को रिवाइज करेंगे, तो हमने डिटेल में तो देख लिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए। लेकिन अगर हमको कोई भी कन्फ्यूजन है तो हम एक ही क्लास में इसको आज कंप्लीट करेंगे और जल्दी जल्दी थोड़ा रिवाइज करेंगे, जिससे क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है तो हम इसको बस एक बार इसको रिकॉल करना है ताकि ये हमारे माइंड में फ़िट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास होगी फैलेसी से रिलेटेड। और फैलेसी में क्या क्या होगा आज, तो इनफॉर्मल फैलेसी और फॉर्मल फैलेसी के जो आगे सब पार्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे फैलेसी में 6 पार्ट हैं और जो फॉर्मल फैलेसी में 6 पार्ट हैं और इनफॉर्मल फैलेसी में 4 पार्ट हैं। फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, फैलेसी ऑफ रिलीवेंस और ऐसे ही 2 और हैं और उनके आगे सब पार्ट हैं। तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो आने वाले पेपर 1 जो दिसंबर 2025 में होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये होगी। और फैलेसी से एक क्वेश्चन पक्का हर एक शिफ्ट में आता है, तो ये क्लास वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो फैलेसी क्या होती है? फैलेसी का मतलब होता है एरर या गड़बड़ या कोई गलती। अगर स्ट्रक्चर में एरर हो तो वहाँ पर होगी फॉर्मल फैलेसी। अगर मीनिंग या कंटेंट में एरर हो तो वहाँ पर होगी इनफॉर्मल फैलेसी। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गलती होती कैसे है। अगर हमको सही पता होगा कि सही फॉर्मेट या स्ट्रक्चर क्या होता है तब ही हम उसकी गलती निकाल सकते हैं। तो इसमें एक होता है फॉर्मेट, जिसमें एक होता है क्वांटिफायर, एक होता है क्वांटिटी जो और क्वांटिटी को बताने वाला क्वांटिफायर, फिर होता है सब्जेक्ट के बाद होता है कोपुला जिसे क्वालिटी कहते हैं, और कोपुला के बाद आता है प्रेडिकेट जिसे ऑब्जेक्ट हम आमतौर पर कहते हैं। तो ये 5 फॉर्मेट से मिलकर बनता है, जिसमें प्राइमाइज 1 जिसे मेजर प्रीमाइज कहते हैं और प्रीमाइज 2 को माइनर प्रीमाइज, और कंक्लूजन एक होता है कंक्लूजन। अगर हमको मेजर माइनर का पता नहीं है कि मेजर प्रीमाइज कौन सी होगी माइनर कौन सी, तो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा वो होती है माइनर टर्म और जो प्रेडिकेट होता है वो होती है मेजर टर्म। और अगर ये माइनर ऊपर लिखी हुई है और मेजर नीचे, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि मेजर ऊपर ही आएगी और उसके बाद हम इसको आगे चेक करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता होना चाहिए हमको। जैसे ऑल है, ऑल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे हमने देखा था ऑल, ईच, एवरी, इन सभी के बाद वाला सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर नो लिखा हो, नन, डज नॉट, डू नॉट ये लिखा हो तो उसके बाद वाला भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे यहाँ ऑल है, ऑल के बाद वाला है डिस्ट्रीब्यूटेड और उसके बाद वाला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और नो में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और ऑल का अपोजिट, ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी हमने देखा था स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, तो इसका होता है सम नोट, यानी कि ए का अपोजिट होता है ई, ए का अपोजिट होता है ओ। और ओ में अगर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और नो का मतलब यानी कि ई का अपोजिट हमने देखा था आई, तो ई का आई हमने अपोजिट देखा था, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों, तो यहाँ दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा क्लियर हो गया। तो पहली फैलेसी है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, जिसमें प्रीमाइज को चेक किया जाता है कि दोनों जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मिडल होंगे, जो भी प्रीमाइज मेजर प्रीमाइज और माइनर प्रीमाइज में वो होते हैं मिडल टर्म, वो कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वहाँ पर होगी फैलेसी। जैसे यहाँ पर है ऑल डॉग्स आर एनिमल, डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल के बाद वाला, और सम डॉग्स आर एनिमल, तो यहाँ पर सेम टर्म ये है और सम के बाद वाला अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए ये वैलिड हो जाएगा। अगर दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ये इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट फैलेसी है अगर रूल वायलेट हो तो यहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ इलिसिट टर्म। इलिसिट का मतलब होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन को हम चेक करेंगे। कंक्लूजन में एक होती है मेजर टर्म और एक होता है माइनर टर्म। अगर मेजर टर्म कंक्लूजन की माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो माइनर प्रीमाइज में हम उसी टर्म को चेक करेंगे। अगर ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हुई प्रीमाइज में भी तो ये हमारा ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और मेजर को भी चेक करेंगे। अगर मेजर में भी वही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ठीक, अगर इन दोनों में से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइज में अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो यहाँ पर हो जाएगी फैलेसी। अगर यहाँ पर दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं पहले ही तब हम प्रीमाइज को चेक नहीं करेंगे तो ये फिर ये फैलेसी नहीं होगी।
अगर इसमें माइनर टर्म यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइज में नहीं, तो यहाँ पर होगी इलिसिट माइनर की फैलेसी। और अगर मेजर प्रीमाइज में गड़बड़ है तो यहाँ पर मेजर इलिसिट फैलेसी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नो डॉग्स आर एनिमल, नो कैट आर पेट, नो डॉग्स आर पेट और ऑल पेट आर एनिमल। यहाँ पेट डिस्ट्रीब्यूटेड है और नो में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए ये वैलिड हो जाएगा। फैलेसी कब होगी? फैलेसी हमने देख ली कि कब और कैसे होगी। नेक्स्ट फैलेसी है फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइज। यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो प्रीमाइज और एक कंक्लूजन होते हैं। अगर दो में से एक प्रीमाइज कोई भी नेगेटिव हुआ तो उसका जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव ही होगा। अगर हमने नेगेटिव प्रीमाइज से पॉजिटिव बनाने की कोशिश की तो वहाँ पर होगी अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम आ नेगेटिव प्रीमाइज वाली फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सम ट्रक्स आर नॉट सेल बोट्स और ऑल सेल बोट्स आर शिप्स, सम ट्रक्स आर शिप। ये यहाँ पर दे दिया पॉजिटिव कंक्लूजन, लेकिन प्रीमाइज वन में नोट है यानी कि नेगेटिव है। अगर एक नेगेटिव दे दिया तो ये नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव प्रीमाइज और अफर्मेटिव कंक्लूजन वाली फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। एक्सक्लूसिव में क्या था? तो एक्सक्लूसिव में था, जैसे यहाँ पर हमने इससे पिछली फैलेसी में देखा अफर्मेटिव कंक्लूजन और नेगेटिव प्रीमाइज वाले में, तो एक प्रीमाइज नेगेटिव थी, लेकिन यहाँ पर होगी दोनों ही प्रीमाइज नेगेटिव और इनका कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन इसका आंसर होगा। जैसे नो कैट, और यहाँ पर फैलेसी कैसे होगी? अगर दोनों ही प्रीमाइज नेगेटिव दे रखी हैं और कंक्लूजन को भी दिया हुआ है तो यहाँ पर होगी फैलेसी। जैसे नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज टाइगर, वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कंक्लूजन ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की तो यहाँ पर फैलेसी होगी फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। तो यहाँ पर दिया हुआ है। और नो कैसे हो सकता है? प्रीमाइज वन में अगर नो नो हो, सम नोट हो, नो सम नोट और नोट सम नोट और नो, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए, चाहे नो से हो या फिर सम नोट से। अफर्मेटिव और एक्सक्लूसिव में फ़र्क क्या है? अफर्मेटिव में कोई एक प्रीमाइज नेगेटिव होने की बात कही थी और एक्सक्लूसिव में दोनों, और अफर्मेटिव वाले में ये नेगेटिव कंक्लूजन बनाने की बात कही थी और इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। इसमें क्या था? इसमें हमने देखा था कि प्रीमाइज वन और प्रीमाइज टू अगर दोनों ही यूनिवर्सल हैं, यानी कि ऑल और नो से स्टार्ट हो रही हैं, या नो से स्टार्ट हो रही हैं, या नो ऑल से स्टार्ट हो रही है, या ऑल से स्टार्ट हो रही हैं, तब क्या होता है? तो ये यूनिवर्सल प्रीमाइज है और ये भी यूनिवर्सल है, तो इसका कंक्लूजन पार्टिकुलर नहीं हो सकता। पार्टिकुलर का मतलब है सम और सम नोट नहीं होगा, तो सम और सम नोट इसका कंक्लूजन नहीं बन सकता, यूनिवर्सल ही बन सकता है, या तो ऑल से बनेगा या फिर नो से। अगर इनमें ऑल या नो से ना बनाकर पार्टिकुलर से बना कर दे तो यहाँ पर होगी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। तो ये भी फैलेसी हमने देख ली। नेक्स्ट थी फैलेसी ऑफ फोर टर्म। ये हमने देखा था कि तीन ही टर्म होती है, एक मेजर टर्म, एक माइनर टर्म और एक होती है मिडिल टर्म। अगर हमारे सामने एग्जाम्पल में तीन टर्म है और तीन के बाद फोर्थ हमको दिखाई जाए तो वहाँ पर होगी फोर टर्म की फैलेसी। जैसे यहाँ पर है ऑल ए इज़ बी, ऑल बी इज़ सी, पहली टर्म ये हो गई मिडिल टर्म और ये हो गई एक दूसरी टर्म। और यहाँ पर है ऑल ए इज़ डी, डी का जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ और ये है फोर्थ टर्म। तो और फोर्थ टर्म की यहाँ पर फैलेसी हो जाएगी, यानी कि जिस टर्म का जिक्र प्रीमाइज में ना हो और वो कंक्लूजन में आ जाए तो वहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ फोर टर्म। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी जो अर्थ के आधार पर गड़बड़ या एरर हो, और फॉर्मल में था स्ट्रक्चर के आधार पर। अभी हमने देखी 6 टाइप की फैलेसी। तो कंटेंट में एरर होता है, ग्रामेटिकल हो सकता है या मीनिंग में एरर हो सकता है। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी: फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन, फैलेसी ऑफ रिलीवेंस और फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन। प्रीजम्पशन का मतलब होता है अनुमान, रिलीवेंस और डिफेक्टिव इंडक्शन, और एक होता है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी में होता है अस्पष्ट मीनिंग होते हैं यहाँ पर। तो लगभग 20 मिनट में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है अनेकार्थक दोष, यानी कि जहाँ पर मीनिंग अनक्लियर, कन्फ्यूजन भरा या वेग हो, यानी कि एक से अधिक मीनिंग वहाँ पर निकले, तो वहाँ पर होगी एम्बिग्विटी, फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। वाक्यों के अस्पष्ट उपयोग के कारण इक्विवोकल यूज ऑफ वर्ड्स, जैसे एक ही वर्ड है, दो बार यूज किया गया लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पर होगी इक्विवोकेशन की फैलेसी। जैसे सन इज स्टार, अरिजीत इज अ सिंगिंग स्टार, तो यहाँ पर एक स्टार है तारा और एक होता है जो हमारे एक्टर होते हैं उनको स्टार कहते हैं वो, तो होमोफोन का यूज यहाँ पर होता है, सेम साउंड होती है। तो इसका ही पहला सब पार्ट है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन में क्या होगा, शब्द एक जैसे होंगे लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होंगे, यानी कि सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे जॉन इज अ बिग राइटर बिकॉज ही इज फ्रॉम अ बिग सिटी, तो यहाँ पर बिग का मीनिंग कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग है, तो इसलिए यहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन वाली फैलेसी। दोनों जगह वर्ड और फ्रेज सेम होगा लेकिन मीनिंग यहाँ पर होगा अलग अलग। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। एम्फीबोली का मतलब होता है उभयबोधिता, यानी कि संपूर्ण कथन ही डिफरेंट मीनिंग देगा, एक कथन दूसरे से डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर देगा। जैसे सेव वाटर एंड वेस्ट पेपर, यहाँ पर एक जो सेंटेंस होगा उसके डबल मीनिंग यहाँ पर होंगे। जैसे यहाँ पर पहला मीनिंग है वन शुड सेव वाटर बट वन कैन वेस्ट पेपर, पहला मीनिंग ये हो सकता है, और दूसरा मीनिंग है वन शुड सेव बोथ वाटर एज वेल एज वेस्ट पेपर, तो इसके दो मीनिंग, जहाँ पर दो मीनिंग हो वहाँ पर होगी एम्फीबोली वाली फैलेसी। तो इक्विवोकेशन में एक वर्ड होगा, दो बार यूज होगा, दो ही बार उसके मीनिंग अलग अलग होंगे, और एम्फीबोली में एक ही सेंटेंस होगा लेकिन उसके जो मीनिंग है वो डबल निकलेंगे, तो यहाँ पर फैलेसी होगी फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम पार्ट से होल की तरफ जाएंगे। अगर किसी एक व्यक्ति के लिए कोई बात सच है, अगर हम उसको सभी लोगों के लिए सच माने, तो यहाँ पर होगी फैलेसी। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन यहाँ पर होगी क्योंकि हमने उसको कंपोज कर दिया, कंबाइन कर दिया सभी के लिए। जैसे ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ द इंडियन हॉकी टीम इज़ एन एक्सीलेंट प्लेयर, दस द इंडियन हॉकी टीम इज़ एन एक्सीलेंट टीम। अगर ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, अगर जो हॉकी टीम है उसके प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा है, एक्सीलेंट प्लेयर है, तो इंडियन हॉकी टीम इज़ एन एक्सीलेंट टीम, तो ऐसा हम नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि टीम अलग है और उसके खिलाड़ी अलग अलग हैं, क्या पता वो हार जाए या एक्सीलेंट टीम ना बन पाए, तो उस पर उसको सभी पर लागू करना यहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। जैसे यहाँ पर है किसी मशीन का प्रयोग, किसी मशीन का प्रत्येक भाग हल्का होता है इसलिए पूरी मशीन ही हल्की होती है, भाग हल्के हो सकते हैं लेकिन पूरी मशीन नहीं, तो यहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। और इसका एक और मीनिंग निकलता है कि दो चीज़ों को आपस में मिलाना या कंबाइन करना या कंपोज करना। जैसे किसी को नूडल खाना पसंद है और किसी को चाय पीना, लेकिन किसी को दोनों ही चीज़ पसंद है, तो यहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ डिवीजन। कंपोजिशन का विपरीत है, उल्टा है इसका, अपोजिट ऑफ कंपोजिशन, यानी कि होल के लिए अगर ट्रू है और अगर हम उसको पार्ट के लिए ट्रू माने तो यहाँ पर होगी फैलेसी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए पार्टिकुलर फुटबॉल टीम इज़ अ गुड सो ईच ऑफ इट्स प्लेयर मस्ट बी गुड। अगर कोई फुटबॉल टीम गुड है तो उसका प्रत्येक खिलाड़ी गुड होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्या पता उसमें 2 या 3 ही बेस्ट प्लेयर हों और उनकी वजह से ही वो टीम जीती हो। तो अगर होल ट्रू है तो जो पार्ट है उसको ट्रू नहीं मान सकते, और अगर हमने ट्रू माना तो यहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट फैलेसी ऑफ असेंट। असेंट का मतलब होता है उच्चारण। जब हम किसी बात को कहते हैं, अगर हम किसी एक वर्ड पर प्रेस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो उस जो सेंटेंस का मीनिंग होता है तो वो बदल जाता है, और इस सेंटेंस के मीनिंग को बदलने के कारण जो अर्थ में बदलाव होता है उसे ही कहते हैं फैलेसी ऑफ असेंट। जैसे रोको मत जाने दो, अगर मैंने रोको के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, रोको मत जाने दो, इसका मतलब होगा कि उनको रोको, उनको जाने मत दो। अगर मैंने कहा रोको मत जाने दो, ये उसका मतलब है कि उनको रोको मत जाने दो, घर उनको जाने दो। तो ऐसे एम्फेसाइज करके वर्ड का मीनिंग बदल जाता है, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ असेंट की फैलेसी।
नेक्स्ट फैलेसी है फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। इसमें होता है प्रीमाइज रिलीवेंट हो भी सकता है और ना भी, कंक्लूजन को वीक सपोर्ट यहाँ पर करेगा। जब प्रीमाइज कंक्लूजन को वीक सपोर्ट करे तो वहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। जैसे द आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान मूलक भ्रांति। लैटिन नाम इसका होता है आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटियम, अपील टू इग्नोरेंस इसको हम कह सकते हैं। यानी कि जब आप कोई तर्क कर रहे हैं और उस तर्क की सत्यता को सिद्ध न कर पाने की वजह से उसे असत्य मान लिया जाता है। यानी कि अगर हम कोई तर्क कर रहे हैं, अगर हम उसको सत्य साबित ना कर पाए तो हमको ये मानना पड़ेगा कि वो असत्य है। तो बात यहाँ पर ये है, जैसे भगवान होते हैं, किसी ने कहा कि भगवान नहीं होते, अगर उसने प्रूव नहीं किया कि भगवान नहीं होते तो उसको ये मानना पड़ेगा कि भगवान होते हैं, ज़बरदस्ती इसको मानना पड़ेगा। तो इसे कहा गया अपील टू इग्नोरेंस, यानी कि उसने इसको इग्नोर कर दिया, उसकी इच्छा को, उसने बस प्रूफ मांगे तो प्रूफ में वो हार गया तो इसलिए उसको मानना पड़ा। जैसे नो वन और एविडेंस इसमें ये होते हैं। द अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है अनक्वालिफाइड। इसे ही आर्गुमेंट एड वेरेकुंडियम जो लैटिन वर्ड है इसमें, और अपील टू अनक्वालिफाइड इम्प्रॉपर अथॉरिटी लेजिटिमेट और एनोनिमस इसी को कहते हैं। और इसी में आता है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट में होता है कोई वैलिड हो, जैसे कोई भी देसी नुस्खा देने की बात यहाँ पर की जाती है। एनोनिमस का मतलब होता है रूमर्स या अफवाह फैलाना। एक होता है अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, इसमें क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, जो अलग अलग चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये कहते हैं कि तुम ये खाओ वो खाओ, इससे तुमको ये फ़ायदा होगा वो होगा। यानी कि वो खुद क्वालिफाई नहीं होते, खुद उनका यूज़ नहीं करते, लेकिन दूसरों को यूज़ करने की सलाह देते हैं। जैसे विमल पान मसाला है, ऐसे ही जो भी जितने भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनमें वो व्यक्ति खुद उनका यूज़ क्या पता करे या ना भी करे, यानी कि वो खुद क्वालिफाई नहीं होता लेकिन उस चीज़ का ज्ञान दे रहा होता है। यानी कि पार्टिकुलर पर्सन जो एक्सपर्ट नहीं होता और काम करने की हमको बात कहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, प्रसिद्ध अभिनेता जिमी पेकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ज्योतिष एक वास्तविक विज्ञान है, इसलिए अब वैज्ञानिकों को यह मानना चाहिए कि ज्योतिष वास्तव में एक विज्ञान है। तो यहाँ पर एक अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है हैस्टी जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट होता है, यानी कि विपरीत दुर्घटना का भ्रम होता है, जल्दबाजी में सामान्यीकरण हो जाता है। जैसे हमने जैसे पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति का हमने भाषण सुना, पाकिस्तान का नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, तो ABC देश को हम ही मानेंगे। ABC देश के राष्ट्रपति का हमने पहली बार भाषण सुना और पहली बार ही हमने उसके बारे में एक धारणा बना ली कि ये तो बुरा वक्ता है, अच्छा नहीं बोलता। तो अगर ये हमने धारणा बना ली तो यहाँ पर होगी हैस्टी जनरलाइजेशन की फैलेसी, क्योंकि हम पहली बार में ही किसी को जज नहीं कर सकते। और इसमें इमीडिएट जजमेंट होता है। तो यहाँ पर यही एग्जांपल दिया गया है राष्ट्रपति वाला। फॉल्स कोज, फॉल्स कोज क्या होता है, मिथ्या कारण, गलत कारण। क्वेश्चनेबल कोज यहाँ पर होता है, जिसे आर्गुमेंट नॉन कोजा और प्रो कोजा के नाम से जाना जाता है। जब हम काल्पनिक घटना से प्रीमाइज और कन्फ्यूजन में लिंक या रिलेशन स्थापित करते हैं। जैसे किसी का रास्ता बिल्ली ने काट लिया और अगर उसका काम अशुभ हुआ या उसका काम अच्छा नहीं बना तो वो उस काल्पनिक घटना से, जो काल्पनिक कहावत है, उसे उसको रिलेट कर देगा। तो बिल्ली ने रास्ता काटा और एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पर काल्पनिक संबंध को साबित कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता वर्षों से गिर रही है, इसलिए हम बिना किसी संदेह के निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के शिक्षक इन दिनों अपना काम नहीं कर रहे। काम तो कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतने बढ़ गए हैं कि बच्चे काम नहीं करना चाहते, तो ऐसा वहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कारण इसको मान लिया है, ये एक मिथ्या कारण है। क्वेश्चनेबल फॉल्स यहाँ पर होगा, फॉल्स कोज यहाँ पर होगा। नेक्स्ट स्लिपरी स्लोप फैलेसी, जिसको कैमल्स नोज के नाम से जानते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। लॉन्ग सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होती है। नेगेटिव थिंकिंग, माइनर इवेंट को मेजर बना दिया जाता है, यानी कि बात छोटी सी होती है लेकिन उसको 5-6 सेंटेंस में या लॉन्ग सीरीज ऑफ स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है, जिससे वो माइनर सा इवेंट मेजर बनने लग जाता है। तो इसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ रिलीवेंस। इसमें होता है
फैलेसी ऑफ रिलीवेंस में क्या क्या होता है, इसमें होता है अपील टू इमोशन। अपील टू इमोशन को आर्गुमेंट एड पॉपुलम कहते हैं, बैंड वैगन फैलेसी इसी को कहते हैं। और फैलेसी ऑफ रिलीवेंस में सबसे पहले द अपील टू पब्लिक इमोशन, यानी कि आर्गुमेंट एड पॉपुलम, बैंड वैगन फैलेसी, अपील टू मास, अपील टू पीपल और अपील टू पॉपुलम, यानी कि जिस और ट्रेंड में लोग चलते हैं उसी को फॉलो यहाँ पर किया जाता है। तो ये इसके अदर नेम हर कीवर्ड होता है एवरीवन, ईच, मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ट्रेंड में चलते हैं, यानी कि जिस और ज़माना चलता है उसी और ज़माने चलती है। जैसे अब ट्रेंडिंग में कोई सॉन्ग चल रहा है तो उसी के पीछे पीछे सभी लोग चलते हैं, तो इसे कहते हैं अपील टू पीपल। और यहाँ पर अगर जैसे हम कहें कि बहुत सारे लोग ये काम करते हैं तो हमको भी ये काम करना चाहिए, तो यहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ या अपील टू इमोशन वाली फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी, या पब्लिक इमोशन या मास, अपील टू मास, ये फैलेसी यहाँ पर होगी। द रेड हेरिंग, रेड हेरिंग में क्या होता है, टू डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लिसनर फ्रॉम द ओरिजिनल टॉपिक, ओरिजिनल टॉपिक से लिसनर जो सुनने वाला है उसका ध्यान को डाइवर्ट करना, तो यहाँ पर होगी द रेड हेरिंग फैलेसी। इरिलीवेंट टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और मेन टॉपिक से भटका दिया जाएगा। जैसे मदर ने अपनी लड़की को 10:30 बजे कहा कि सोने का टाइम हो गया है, बेड पर जाओ, और पापा की परी यानी कि लड़की ने कहा आई फील हंग्री, आई आल्सो ए स्टमक एक एंड आई नीड टू गो टू वॉशरूम, तो यहाँ पर उसने बात को भटका दिया, मेन टॉपिक से यहाँ पर भटका दिया, तो यहाँ पर होगी रेड हेरिंग की फैलेसी। और अगर हम किसी से बचना चाहें तब भी यहाँ पर रेड हेरिंग की फैलेसी होगी। जैसे जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो तुम ना तो क्लास में थे और ना ही लैब में, तो मुझसे क्यों बच रहे हो, तो जहाँ पर भी बचने की बात हो वहाँ पर भी होगी रेड हेरिंग फैलेसी, यानी कि मेन टॉपिक से बचना या मेन पर्सन से बचना, तो यहाँ होगी रेड हेरिंग। नेक्स्ट है द स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन में क्या था, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड करना, आर्गुमेंट या स्टेटमेंट को वीक करने की कोशिश करना। जैसे जो क्लास में हेड है, क्लास सचिव हैं, उसने कहा कि कक्षा को अधिक सामाजिक सेवा परियोजना और कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, लेकिन कोई क्लास का ही कहता है नेहा वार्षिक स्कूल नृत्य कार्यक्रम का समर्थन नहीं करती है, तो ऐसे तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश किया जाता है जिससे जो मेन टॉपिक है वो डिस्ट्रैक्ट या मिसलीड हो जाता है, तो यहाँ पर होगी द स्ट्रोमैन फैलेसी। आर्गुमेंट एड होमिनम, इसमें क्या होता है, एड होमिनम फैलेसी इसको कहते हैं, तर्क व्यक्ति के विरुद्ध होता है, यानी कि पर्सनल टारगेट होते हैं, पर्सनल अटैक यहाँ पर होते हैं। ये भी 3 टाइप का होता है। एब्यूजिव एड होमिनम, इसमें गाली गलौच तक की नौबत आ जाती है। जैसे डायरेक्ट पर्सनल अटैक यहाँ पर होता है, कास्ट, रिलीजन या करैक्टरिस्टिक्स को लेकर आपस में टिप्पणी यहाँ पर की जाती हैं। एक होता है सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल का मतलब होता है मौके का फ़ायदा उठाने वाला, या सेल्फ इंटरेस्ट की बात यहाँ पर होती है, प्रमोशन वगैरह की। जैसे कोई अमेजन कंपनी का वर्कर है, अगर उसे पूछा जाए कि ई कॉमर्स बढ़िया है या नहीं, तो ई कॉमर्स के जो पक्ष में ही वो तर्क देगा, इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। एब्यूजिव का उदाहरण है क्योंकि वे एक वामपंथी है, इसलिए चाहे लोगों की भलाई का भी कोई काम क्यों ना हो लेकिन वो उसका समर्थन नहीं करेगा। एक होता है क्यू एड होमिनम, इसमें यू टू भी होता है, यानी कि कहना कुछ और करना कुछ और। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा गुणगान वो गाता फिरता है लेकिन खुद ही भेदभाव करता है, तो यहाँ पर होगी क्यू एड होमिनम। तो यहाँ पर जो तर्क होता है वह व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ पर होता है। एक होता है अपील टू फोर्स, अपील टू फोर्स में होता है धमकी, और इसे ही आर्गुमेंट एड बैकुलम कहते हैं। बैकुलम का मतलब होता है थ्रेट या धमकी, धमकी से अपनी बात को मनवाना, यहाँ पर होगा अपील टू फोर्स, फोर्स या शारीरिक बल या धमकी से। जैसे किसी ने कोई सुझाव रखा और आपने उसको नहीं माना तो फोर्सफुली मनवाया जाएगा, धक्के से मनवाया जाएगा। जैसे मेरी बात मानोगे तो ठीक, वरना, तो वरना में यहाँ पर धमकी छुपी हुई है, तो धमकी से उसको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है मिसिंग द पॉइंट और इरिलीवेंट कंक्लूजन, यानी कि मुद्दे की बात न समझाना, अप्रासंगिक निष्कर्ष निकालना, कहना क्या चाहते हैं यही समझ नहीं आना। इग्नोरेशियो इलेंचिस को कहते हैं, जो हम साबित करना चाहते हैं वो साबित करने के बजाय हम कुछ और ही साबित कर देते हैं, और साबित किए जाने वाले निष्कर्ष को अनदेखा करना, इसके बजाय गलत निष्कर्ष को यहाँ पर साबित कर दिया जाता है।
इसे ही नॉन सिक्वेंसर फैलेसी भी कहते हैं, जो कंक्लूजन डज नॉट सिंपली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइज से कंक्लूजन फॉलो नहीं होता। तो ये होता है मिसिंग पॉइंट और कंक्लूजन वाली फैलेसी, और इररिलेवेंट कंक्लूजन या मिसिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन। लास्ट फैलेसी है हमारी जो इनफॉर्मल फैलेसी की है। एज्यूम का मतलब होता है मानना, जो जहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं होता अवेलेबल। प्रिज्यूम होता है एविडेंस इसमें होता है। लॉजिकल एरर वेयर एन आर्गुमेंट मेक्स एन अनसपोर्टेड और अनजस्टिफाइड अजम्पशन इन इट्स प्रीमाइजेज। प्रीमाइज में ऐसे अनजस्टिफाइड अजम्पशन कर लिए जाते हैं जो आर्गुमेंट में लॉजिकल एरर को क्रिएट कर देते हैं। अज्यूम द ट्रूथ ऑफ सम अनप्रूव्ड प्रीपोजिशन। ऐसी फैलेसी जो कुछ अप्रमाणित प्रस्तावों की सत्यता मान लेती हैं। क्वेश्चन के पूछने में एरर होता है। यहाँ पर लॉजिक एरर क्या होता है कि जो क्वेश्चन सामने वाले से पूछा जाता है, जो पूछने वाला होता है वही क्वेश्चन में एरर कर देता है। यानी कि कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सामने वाला हाँ या ना किसी में भी उत्तर दे ले, सामने वाला ज़रूर फंसेगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का सही आंसर ना देकर यहाँ पर उलझाया भी जाता है। जैसे पहला है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पर जनरल एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन पार्टिकुलर एप्लीकेशन में ये थोड़ा विपरीत हो जाता है। जैसे अपोजिट ऑफ हैस्टी होता है हैस्टी जनरलाइजेशन, एड एक्टिव डिक्टियम स्कैंडियम इसको कहते हैं, फैलेसी ऑफ जनरल रूल भी इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है स्लो एंड स्टडी ड्राइव इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे गाड़ी चलाना ये एडवाइजेबल होता है, लेकिन अगर हमारे पास हार्ट पेशेंट है और उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना है तो हम स्लो एंड स्टडी ड्राइव नहीं करेंगे बल्कि फास्ट करेंगे, क्योंकि ये जनरल रूल है और यहाँ पर है पार्टिकुलर रूल, और पार्टिकुलर में यहाँ पर हम फास्ट ही करेंगे तो यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी फैलेसी होगी? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट की फैलेसी होगी। हैस्टी जनरलाइजेशन इसके अदर नेम है फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट और फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या होगा? तो क्वेश्चन पूछने का एक भ्रामक तरीका होगा। एक ही प्रश्न के दो उत्तर होंगे और दोनों उत्तरों में जो रिसीवर है या जो उत्तर देने वाला है वो दोनों में ही फंसेगा। जैसे क्या तुमने चोरी करना बंद कर दिया? अगर वो हाँ कहेगा तो यानी कि फिर क्वेश्चन पूछने वाला कहेगा कि तुम चोरी करते थे इसलिए तुमने बंद किया। अगर उसने ना कहा मैंने इसका मतलब है कि तुम अब भी चोरी करते हो, यानी कि दोनों ही जगह वो फंसेगा। नेक्स्ट है फॉल्स डिलेमा फैलेसी। फॉल्स डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, द्वंद्व वहाँ पर होता है कि हम यहाँ जाएं व वहाँ। जैसे आइदर और फैलेसी इसी को कहते हैं, और ऑल और नथिंग फैलेसी भी इसी को कहते हैं। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग इसी को हम कहते हैं। डिलेमा में हमारा दिमाग होता है जैसे मेरी मानो या फिर उनकी, और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम किसकी साइड जाएंगे, तो दो सिचुएशंस में उलझाया जाता है। तो यहाँ पर और फॉल्स अल्टरनेटिव्स यहाँ पर होते हैं, तो फॉल्स डिलेमा वाली फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी। तो फॉल्स डिलेमा में होगी दुविधा। बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन में होता है प्रीटियो प्रिंसिपी। ऐसी सिचुएशन दी जाएगी जहाँ हम कंफ्यूज होंगे। फैलेसी ऑफ सर्कुलर रीजनिंग यहाँ पर होगी, यानी कि जहाँ से बात शुरू होगी घुमाकर वहीं पर आ जाएगी वापस, यानी कि जो बात प्रीमाइज में होगी वही घुमाकर कंक्लूजन में लिख दी जाएगी। जैसे मिस्टर रमेश इज अ मर्डरर बिकॉज ही रॉन्गफुली किल्ड समवन। तो वो मर्डरर है और उसने रॉन्गफुली मर्डर किया है, तो यहाँ पर होगी फैलेसी। और फैलेसी कौन सी होगी? बैगिंग द क्वेश्चन वाली फैलेसी। और फॉर्मल फैलेसी में जो हमारा मोडस पोनेंस मोडस टोलेंस, इसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं। मोडस पोनेंस क्या होता है? इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में एक प्रीमाइज में स्टेटमेंट दी होगी और दूसरी उसको अफर्म करेगी। जैसे इफ़ पी देन क्यू, अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा, ये 100% है। अगर ट्रू ना हो तो यहाँ पर फैलेसी होगी। और फैलेसी कौन सी होगी? डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी। जैसे यहाँ पर इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द ग्राउंड इज़ वेट, इट इज़ नॉट रेनिंग, तो इसको अफर्म नहीं किया। अगर इसको अफर्म करता तो यहाँ पर फैलेसी नहीं होती। इज़ नॉट रेनिंग कह दिया और देयरफॉर द ग्राउंड इज़ नॉट वेट।
तो यहाँ पर रेनिंग नहीं हो रही, तो इसको डिनाई कर दिया, तो डिनाई द एंटीसीडेंट वाली फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी। एक और है मोडस टोलेंस, इसमें अफर्म नहीं करता। अगर क्यू फॉल्स हो गया तो पी भी फॉल्स होगा। यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। अगर पहला ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा, मस्ट बी ट्रू। इफ़ द फर्स्ट इज़ फॉल्स देन द सेकंड मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। इफ़ सेकंड इज़ ट्रू, अगर सेकंड ट्रू है तो देन द फर्स्ट मे बी ट्रू और फॉल्स। अगर सेकंड फॉल्स है तो फर्स्ट भी फॉल्स होगा, कंपलसरी है। तो यहाँ पर इफ़ पी देन क्यू, अगर पी क्यू फॉल्स है तो पी भी फॉल्स होगा। अगर क्यू फॉल्स है, अगर ये ट्रू हो जाए तो यहाँ पर होगी फैलेसी। और फैलेसी कौन सी होगी? फैलेसी ऑफ कॉन्सिक्वेंट वाली यहाँ पर फैलेसी होगी। जैसे इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द ग्राउंड इज़ वेट, द ग्राउंड इज़ वेट सो इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आज हमने फैलेसी को कर दिया कंप्लीट। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी दोनों को हमने कर दिया है कंप्लीट। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।